Hello everyone, welcome to part number 5 of our PYQ series of 2023 नीट एग्जामिनेशन पेपर। बच्चों, हम लोग नीट 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स के सेक्शन पे हम लोग अब तक, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग पूरे पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के लिए एक बार में पूरे पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसको पार्ट वाइज करेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हुए उन क्वेश्चंस में जिस फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है उसको समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे 2023 ईयर के PYQ का ये है पार्ट नंबर 5 और ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन ए सेक्शन बी दो हमारे एग्जामिनेशन में आता है, तो हम लोग पूरे के पूरे सेक्शन को ए और बी पूरा मिला करके पूरे 50 के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे ये क्या लेवल है नीट का, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब तक तुमने देखा होगा कि इस ईयर 2023 की बात किया जाए तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं। तो 2023 के फिजिक्स का सेक्शन बहुत ही आसान था, ठीक है। हो सकता है कि इस बार कंपैरेटिव थोड़ा सा मुश्किल पेपर आए, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला, जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, हम उसको थॉरोली समझते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया, ख़त्म किया और हो गया। वो करेंगे तो एक ही क्लास में पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं करना है। हमको एनालिसिस करना है, हर एक क्वेश्चन के बारे में समझना है, ताकि अगर उस टॉपिक से, उस फॉर्मूले से इस ईयर कोई क्वेश्चन आए जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है तो हम उसको कर सकें, विद इन टाइम में कर सकें, ठीक है। चलो, तो 36 तक हम लोग कर चुके थे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, इसके पहले के जो भी सेक्शन मैंने बनाए हैं वीडियो में, उसको जाकर देखें और हर एक क्वेश्चन को एसेस करें, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 37वां क्वेश्चन है और 5वां ये पार्ट है जो कि आज का इस ईयर का लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे। जो भी बचे क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो पार्ट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर से, जो कि तुमको मैंने पहले ही कहा था कि इतना बड़ा सेक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिससे 2 क्वेश्चन कंफर्म तुमको मिलेंगे। इसके पहले एक क्वेश्चन मिला था सर्किट वाला, है ना। अभी देखो ये है, अभी एक और अभी आगे आने वाला है। तुम देखना, तुम देखो कि कोई चैप्टर कितनी क्वेश्चन का वेटेज लेके बैठा है। अभी इस चैप्टर से भी क्वेश्चन अभी देखो, अभी और आगे आने वाला है, अभी देखना, आज ही होगा, देखना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ओम। प्लैटिनम वायर के लिए जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ओम है। इस बात को ध्यान रखना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस 2 ओम है, मतलब दैट इज योर R0 इज इक्वल टू 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, 0 से 80 पर ले गए, रेजिस्टेंस भी 2 से बढ़ के कितना पहुंच गया, 6.8 ओम पहुंच गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 6.8 ओम। तो अब हमको ये दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। 0 डिग्री पर 2 ओम था, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6.8 हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। हम लोग पढ़े हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर कैसे होता है, सेमी कंडक्टर पे कैसे होता है। तो हम सब जानते हैं कंडक्टर के केस में अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और फॉर्मूला जो इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग वो ये होता है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन तुमको बहुत मिलेंगे।
इसलिए इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से मगअप करना है, ठीक है। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आर नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेजिस्टेंस है, आर टी किसी गिवन डिग्री पर 80 यहाँ पर पे है, कहीं 50 होगा, 100 होगा। अल्फा को कहते हैं उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि हमको फाइंड करना है, जो गिवन कंडक्टर के लिए फेयरली कांस्टेंट होता है। तो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यही हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये हमको इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सिंपल है, अल्फा फाइंड कर लिया जाए, सिंपल। अब इसमें क्या है, हर क्वेश्चन को समझो, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि सोचना पड़े थॉट प्रोसेस कि यार ऐसे कैसे होगा, वो कैसे हुआ। प्लेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो ब्रैकेट अगर ओपन कर दिया जाए तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी कह सकते हैं, देन आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू टी इज इक्वल टू अल्फा। इसको भी एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद कर सकते हो कि भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालना होगा, अल्फा इज इक्वल टू दो गिवन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस अगर हमको पता है तो फॉर्मूला अल्फा क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी, ठीक है। चलो अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर दो, गेट द आंसर। तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी 6.8, आर नॉट 2 डिवाइडेड बाई आर नॉट इज 2 इंटू टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 6.8 माइनस 2 किया तो 4.8 बाई, इसको 2 से अगर डिवाइड भी कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2.4 बाई 2 किया तो 4.8 बाई 2 किया तो 2.4 बाई 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया जाए तो 0.30 भी 0.03 पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू आएगी। तो या अगर पावर के फॉर्म में लिखा है तो क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10 टू पावर -2 पर डिग्री सेंटीग्रेड इज योर करेक्ट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो, तुम्हारे सामने प्रूफ है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है। जो टीचर्स कहते हैं कि नहीं फॉर्मूले को याद करो, इंपॉर्टेंट है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लोगों को नहीं मिलेंगे। फॉर्मूले भी अगर हमको याद रहेंगे तुम्हारे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते वो फॉर्मूले अच्छे से याद हो और उनको थोड़ा बहुत यूज़ करना भी हमने सीखा हो, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा फाइंड किया तो इट कम्स आउट टू बी 0.03 पर डिग्री सेंटीग्रेड या 3 इंटू 10 टू पावर -2 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हो गया इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलेंगे 38 की तरफ, जल्दी कर लो इसको पहले। चलो अब एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है और उस चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। मगर क्वेश्चन फिर भी तुम कहोगे हर क्वेश्चन को इजी बोलना है, तो जो है तो वही बोलेंगे यार। प्लेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी है, देखो समझो। हमें क्या करना है, एक हमें LCR सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ा होगा हमने LCR सर्किट के बारे में। पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट में, पूरे AC चैप्टर में सबसे ज़्यादा जिस सर्किट की बात होती है तो वो होता है LCR सर्किट। LCR सर्किट में इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटर दिया है, रेजिस्टर दिया है, सोर्स दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दिया है और पूछा है मुझसे क्या, द नेट इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट इज। नेट इम्पीडेंस फाइंड करना है। इम्पीडेंस का मतलब हम सब जानते हैं कि ये तीनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, इन तीनों का जो कंबाइंड एक ऑब्स्ट्रक्शन है वही होता है सर्किट का इम्पीडेंस। जैसे कि तुमको मैं डिटेल में समझाऊं तो एक इंडक्टर क्या ऑफर करता है AC में। एक इंडक्टर
इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर करता है जिसको हम कहते हैं एक्सेल। बराबर याद होगा सबको। कैपेसिटर कहाँ पीछे रहने वाला है, कैपेसिटर भी कुछ ना कुछ ऑफर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे ही थोड़ी फ्लो करने देगा। कैपेसिटर एक कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ऑफर करता है। और रेजिस्टर का तो पता ही है नेचर, चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, ये हम नहीं बदलेंगे वाला कॉन्सेप्ट है रेजिस्टर का। तो रेजिस्टर भी कहाँ पीछे रहेगा और ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, बाकी दो तो एसी डीसी में अपना नेचर बदल देते हैं, रेजिस्टेंस अपना नेचर नहीं बदलता क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। एसी में भी 10 ओम रहेगा, डीसी में 10 ओम रहेगा। एनीवे, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आता है, इसी रिजल्टेंट को हम कहते हैं बच्चों उस सर्किट का इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस की जो वैल्यू होती है, Z की जो वैल्यू होती है LCR सर्किट में, अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R² प्लस XC डिफरेंस XL का होल स्क्वायर। अब डिफरेंस को लिखा मैंने, दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा वो तो मुझको पता नहीं है, तो दोनों में जो बड़ा हो XC माइनस XL या XL माइनस XC दोनों बस सेम, वैसे भी स्क्वायर है तो डजेंट मैटर, बट ठीक है हमको डिफरेंस देखना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस का। अब भाई R तो हमको पता है, XC XL कैलकुलेट करिए और सीधे यहाँ रखिए, ऑप्शन आइए आगे बढ़िए। बट बिफोर दैट XC XL कैलकुलेट कर लें। अब XC का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले यही सब चीज़ें हैं, देखो फॉर्मूले भी रिवाइज होने हैं। अब XC का फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc या 1/2π FC रख दिया जाए तो XC बिकम्स 1/2π एज इट इज, और फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, C दिया हुआ है 10/3 माइक्रो। इस बात को गौर करना, बहुत बच्चे इस चीज़ को भूल जाए, भैया माइक्रोफैरेड है, बस पुट कर देंगे 10/3 और कहेंगे सर सॉल्व नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है। तो 10/3/10⁻³ माइक्रोफैरेड में है, तो 10⁻³ एज इट इज अपॉन पाई चला गया ऊपर, माइक्रोफैरेड 10⁻⁻6 चेंज कर दिया मैंने फैरेड में, तो पाई हो गया कैंसल्ड आउट। 52 जा कितना हो गया 100, तो 2 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से हो गया 5 0, तो यहाँ बचा 10⁻⁻1, ऊपर चला गया तो कितना हो गया 10, और XC की यूनिट भी क्या होती है ओम। तो XC कैलकुलेट हो गया, XL निकाला जाए। XL का फॉर्मूला ओमेगा इंटू L यानी कि 2πfL, तो 2π एज इट इज, F इज 50, L पे गौर करना, L मिली हेनरी में है, चेंज करना सीखना होगा। तो 50/π, मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी में, तो भैया पाई से पहले कैंसिल, 52 जा 100, 2 0 मिल गया यहाँ से, 1 0 मिल गया यहाँ से, तो 3 0 कट गए और ये आ गया 5 ओम। ठीक है, तो XC की वैल्यू आई है 10 और XL की वैल्यू है 5। मतलब इस गिवन सर्किट में हम ये कंक्लूड कर लिए कि XC इज ग्रेटर देन XL। अच्छा, एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ मैं, XC इज ग्रेटर देन XL है तो करंट वोल्टेज से लीड करेगी या लैग करेगी, ये जरा मुझको ऑप्शन में सारे बच्चे बताएं, और कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं कि XC XL से बड़ा है LCR सर्किट में तो करंट लीड करेगा कि लैग करेगा। इसका मुझको जवाब मैं देखता हूँ कौन कौन देते हैं इसका जवाब। तो वैल्यू पुट करें, तो देयरफॉर Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R² 10² प्लस XC माइनस XL, XC बड़ा निकल गया है तो 10 - 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यू गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 125 यानी कि 5√5 ओम इज योर आंसर।
तो 5√5 ओम, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब हमको फिर दिख गया कि ये पूरा क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो ये इस क्वेश्चन का एक टर्निंग फॉर्मूला है जिसको हमको याद होना चाहिए और इस पे क्वेश्चन भी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस तरह हम लोगों ने कर लिया 38 क्वेश्चन को भी एनालिसिस कि भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें एलसीआर सर्किट में जेड का फॉर्मूला, एक्सए का फॉर्मूला, एक्सेल का फॉर्मूला, इन पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एग्जाम के पहले अच्छे से करके जाना है। ठीक है, चलेंगे 39 की तरफ, जल्दी करते चलो इसको पहले। अब देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से लॉजिक गेट से क्वेश्चन देखो हमेशा पूछा जाता है। तो अब लॉजिक गेट से कैसे क्वेश्चन पूछाएंगे, तो उसमें भी देखो 2-3 तरीके फिक्स होते हैं कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन बनते। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो लॉजिक गेट में क्या होता है पता है कि गेट की पहचान करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट आ गया, हमको कह देगा कि इस सर्किट का ट्रूथ टेबल लिखो, या फिर ये सर्किट किस गिवन गेट के इक्विवेलेंट है। तमाम चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला चीज़ ये होना चाहिए, मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को कि गेट की पहचान में गड़बड़ कर देते हैं। अब लिख कर नहीं आता कि भाई कौन गेट है, वो और गेट है कि एंड गेट है, वो फिगर तुम्हारा सर्किट बन करके आएगा। तो अब ये पता होना चाहिए कि ये जो गेट है वो नॉट गेट है, ये जो गेट है वो पॉइंट लगा हुआ है, सर्किल बना हुआ है, तो एंड नहीं नैंड गेट है। ठीक है, ये सर्किल बनना का मतलब कि एंड के साथ नॉट लगा। मैं पढ़ाऊंगा, लॉजिक का छोटा सा टॉपिक है, एक दिन इसको पढ़ा दूंगा मैं और बताऊंगा सारे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो ये है तुम्हारा 2 नॉट और एक नैंड। अब तुमको बोल दिया कि भाई ये इसका ट्रूथ टेबल क्या है। अब ट्रूथ टेबल के 4 ऑप्शन में लिख रहा हूँ, वो 1 0 0 बहुत लिखना पड़ता, सीधे इसका ट्रूथ टेबल लिखेंगे, आंसर चेक कर लेंगे। या आ सकता है कि ये जो गिवन सर्किट है ये किस गेट के इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहली बात जो होती है वो गेट की पहचान होती है कि जो फंडामेंटल 5 गेट हम लोग को पढ़ने हैं, 5-6 गेट और एंड, नॉट, नॉर, नैंड और एक और जॉर, एक्सक्लूसिव और गेट। ये 5-6 गेट अच्छे से पढ़ने होंगे, इनके सर्किट को याद करना होगा, इनके ट्रूथ टेबल को समझना होगा और ढंग से क्वेश्चंस कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं अगर से मिल गया तो। ठीक है, तो अब ट्रूथ टेबल लिखने का तरीका क्या है। 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। तो इनपुट की सारी वैल्यूज़ के लिए जो भी पॉसिबल हो सकती हैं, आउटपुट की वैल्यूज़ क्या होंगी वही ट्रूथ टेबल होता है। तो जो इनपुट वैल्यूज़ हैं, लेट अस टेक इनिशियली 0 0, शुरुआत करते हैं। ये 0 है, ये 0 है, दोनों चले गए नॉट गेट में, और नॉट गेट तो इन्वर्टर गेट होता है, उल्टा कर देगा। तो भेजा 0, मिला 1। ठीक है, अब ये 1 गया एंड में नहीं नैंड में गया है, तो 1 1 एंड में जाता है तो 1 मिलता, और नैंड जो होता है एंड का उल्टा कर देता है, तो एंड में मिलता 1, नैंड मिलेगा 0, तो मिल गया 0। ठीक है, अब अगली बारी ए को किया 1, बी को किया 0। ए को मैंने कर दिया 1, ए में मैंने 1 भेजा तो नॉट क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा, और ये 0 था तो 1 ही हो जाएगा। अब 0 1 एंड में जाते हैं तो 0 बना देते हैं, लेकिन नैंड में गए तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो नैंड एंड का उल्टा कर देता है, तो एंड में मिलता है 0, नैंड में आएगा 1। ठीक है, देन 0 1, ए को कर दो 0, बी को कर दो 1। तो 0 जब नॉट में गया तो 1, और 1 जब नॉट में गया तो 0, तो 1 ऊपर 0 नीचे, बात वही है, आना चाहिए 0, लैंड कर देगा 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब बारी आती है दोनों 1 और 1 की। तो अब दोनों को 1 कर दिया तो दोनों जगह उल्टा हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब ये दोनों जगह 0 हो जाएंगे, 0 0 एंड में होता है 0, नैंड में हो जाएगा 1। अब ये जो गेट की शक्ल हमको दिखाई दे रही है,
वो किस गेट के इक्विवेलेंट है? 0 0 पे 0 होता है, बाकी सब कंडीशन में 1 होता है। तो दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू एन और गेट, है ना, ये और गेट का ही ट्रुथ टेबल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि भाई जो सर्किट है वो किस गेट के इक्विवेलेंट है, तो ट्रुथ टेबल लिखा, ट्रुथ टेबल हमको याद है तो समझ गए कि जो सर्किट है वो एक और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो कि भी अगेन आसान क्वेश्चन में काउंट होगा, मुश्किल क्वेश्चन में काउंट इसकी नहीं होगी। चलेंगे 48 क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। अब तुम्हारे सामने प्रूफ है कि इलेक्ट्रिक करंट का ये क्वेश्चन नंबर देखो 3rd है। एक सर्किट वाला किया, एक रेजिस्टेंस वाला किया, ये एक तीसरा क्वेश्चन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन देखो किसी चैप्टर के वेटेज को देखो कि वो कितना वेटेज कैरी कर रहा है नीट एग्जामिनेशन में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बहुत मेहनत करनी है, एक ही चैप्टर पे ज़्यादा मेहनत करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 3 क्वेश्चन तुमको मिल रहे, 2 क्वेश्चन तुमको मिल रहे, है ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। करेंगे 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, टू अ बैटरी ऑफ EMF E। 10 रेजिस्टेंस हैं जिनमें सभी के रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, इनको सीरीज में हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जो इसका R इक्विवेलेंट होगा वो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 10R, 10 रेजिस्टेंस है। तो फिर क्या करना है, इस सर्किट को EMF की बैटरी से कनेक्ट कर देना है। तो 10R को अगर EMF की बैटरी से कनेक्ट किया तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, E/10R, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कहना है कि उस सेल का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो ये है बस यही है। फिर कह रहा है कि देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब उन सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दो जो रेजिस्टेंस थे हमारे पास। तो अगर इन सभी को मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करता चलूँ तो इस कंडीशन में जो R इक्विवेलेंट आएगा वो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा, R/10, ठीक है। 1/R करते करते R/10 तक पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में जो करंट की वैल्यू होगी I' विल बी E/R/10, 10 टाइम्स ऑफ E/R कह सकते हो। तो अब कह रहा है कि जो करंट है I' पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले केस में वो पहले वाले कंडीशन से कितना टाइम्स बढ़ गया, डिवाइड करो दोनों को। तो I/I' अगर करोगे तो E/10R डिवाइडेड बाई 10E/R, ठीक है। E/R कैंसिल और ये हो गया 1/10 इंटू 10, तो कितना हो गया 100। तो क्या मिल गया मुझको, I' इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ I। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि द करेंट इज इंक्रीज्ड, ऑब्वियसली करंट इंक्रीज करेगा n टाइम्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो करंट बिकम्स 100 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 100, ऑप्शन नंबर 3। अब देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलेंगे 41st की तरफ, डू इट फास्ट। फाइनली मेरा फेवरेट चैप्टर से क्वेश्चन देखो आ गया, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। कब से इसका वेट था, एक क्वेश्चन यहाँ से भी अंततोगत्वा देखो आ गया, मगर अगेन सच कह रहा हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगेन सिंपल सा खाली कॉन्सेप्ट है इसमें, उसको यूज करना है, दम से आंसर आएगा, आगे चलना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम, हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है लेकिन इसका फॉर्मूले पे है तुरंत कर सकते हो, लेकिन है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा ही है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ये जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कहा है ना, यही बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग कार, एक कार मूव कर रही है उसका मुझको मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है।
सो दैट अ बॉय लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार, एक फ्लोर है कार का, उस पर एक लड़का खड़ा है, रिमेन्स स्टेशनरी, इस बात को ध्यान रखना कि रिमेन्स स्टेशनरी बोला है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मान लो कि ये कार है, ठीक है, कार है या प्लेटफॉर्म है, क्या फ़र्क पड़ता है हमको, बस मूविंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई एक बॉय यहाँ पर पे ऐसे खड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अब इस कार का हमको मैक्सिमम एक्सलेशन फाइंड करना है, ताकि ये बॉय इस पे स्टेशनरी खड़ा रहे, जैसे हाथ पे हाथ रख के खड़ा है ऐसे ही खड़ा रहे, गिरने ना पाए। तुमको पता क्या होगा, इसका गिरना तभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा ना हो कि ये ना गिर पाए, ये तभी होगा जब इनके बीच में फ्रिक्शन होगा। अगर इस बॉय और इस प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन नहीं है ना, तो ये मैक्सिमम की बात ही खत्म हो जाएगी। हल्का सा भी स्पीड अप हुआ, हल्का सा वेलोसिटी में चेंज हुआ, बढ़ा या घटा, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है तब तो ठीक है। अगर तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अनलिमिटेड। वेलोसिटी की बात नहीं है, बस वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होने के लिए फोर्स चाहिए, और वही फ्रिक्शन फोर्स होता है जो इस बॉय को हेल्प करता है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो जिस भी वेलोसिटी से चल रहा है, शब्दों को सुनना, जिस भी वेलोसिटी से चल रहा है, जितना भी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, जब तक वो कांस्टेंट है तब तक ये मस्ती से खड़ा रहेगा, और हल्का सा भी वो वेलोसिटी 19-20 हुई, फट से गिर जाएगा ये। तो वेलोसिटी में चेंज हो और ये स्टेबल बना रहे, इसके लिए एक्सेलेरेशन होना चाहिए। तो देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। ऐसे पूछा कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, अनलिमिटेड, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, लाइट से कम जितना कर सकते हो करो, नहीं गिरेगा। हाँ, उसमें हल्का सा चेंज भी करोगे तब ऐसे गिर जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसको जो एक्सेलेरेशन होता है वो फ्रिक्शन से मिलता है, और वो एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला होता है μ/g। तो ऐसे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को तुमको याद रखना है कि ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है, जहाँ म्यू क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमको दिया है 0.15 और जी दिया है 10। तो 0.15 इंटू 10 किया तो कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। मार्क माय वर्ड, ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है। अगर कार इससे कम पर भी चलेगा तब भी ठीक है, जहाँ इससे ज़्यादा किया तो कार तो आगे निकल जाएगी, भाई साहब पीछे चल जाएंगे, ठीक है, और वो गिर जाएंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी फ्रिक्शन की कृपा से ऐसा हुआ है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर हल्का सा भी स्पीड में बदला हुआ तो फिर वो टिक नहीं पाएंगे सरफेस पे, फट से गिर जाएंगे वो। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ मोशन का, जो कि बहुत प्यारा है, सिंपल भी, सबको पता भी होना चाहिए। चलेंगे 42 की तरफ ना, डू इट फास्ट। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी एक क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, खुद देखना कैसा आने के डिफिकल्ट है, इस बार नहीं बोलूंगा मैं। द एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में परफॉर्मेंस देते हुए एक पार्टिकल का एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुम्हारे आंखों के सामने मौजूद है। ऐसा चमका ये फिगर, सबको पता है, सारे इस चीज़ से वाकिफ़ है, फिगर ऐसा होता है। द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर पार्टिकल का एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, ठीक है। ये 2 सेकेंड पर जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 1 मीटर है,
ये टाइम है सेकंड में, ये पोजीशन है उसकी मीटर में। अब याद करो कि एसएचएम में पार्टिकल के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। हम सब जानते हैं कि फॉर्मूला एक्सेलरेशन का -ω² x होता है। भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो होता नहीं, वेरिएबल होता है, x के साथ चेंज करता है। जहाँ x क्या होता है, पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, और मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड पर 1 मीटर है, जो कि मैक्सिमम है। एक्चुअली हमसे मैक्सिमम एक्सेशन पूछा जा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सेशन मैक्सिमम। तो x की वैल्यू जो है 2 सेकंड पे 1 मीटर यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो ये जो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा गया है, a इज इक्वल टू -ω² a के बराबर है, जहाँ a क्या है, उसका एम्पलीट्यूड साफ दिखाई दे रहा है, जो कि 1 मीटर है। रही बात ओमेगा की, निकाल लेते हैं। एक साइकिल कंप्लीट होने का समय है 8 सेकेंड, और एक साइकिल कंप्लीट होने के समय को ही क्या कहते हो, टाइम पीरियड। तो फिगर से साफ दिखाई दे रहा है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। तो 2π/8 यानी कि π/4। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो, दैट इज रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा की वैल्यू होती है। अब उसको पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, -π/4 का स्क्वायर इंटू 1 मीटर, तो -π²/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम खुद जज करके बताओ कि ये क्वेश्चन मुश्किल है कि आसान है, कि फॉर्मूला बेस्ड है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत हाई फाई इसमें है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। तो एसएचएम में सारे फॉर्मूले अच्छे से कॉपी पर लिख करके याद करो, क्वेश्चंस मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुमको ज़रूर मिलेंगे। चलेंगे 43rd की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन 43rd की तरफ। 43rd क्वेश्चन जो कि ग्रेविटेशन क्वेश्चन से लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। कुछ बातों को नोटिस करना, जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कह रहा है, अर्थ के सरफेस से ठीक ऊपर, विथ टाइम पीरियड t। इफ d इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, हमें डेंसिटी की फॉर्म में हमको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड जी इज ऑफकोर्स जानते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। द क्वांटिटी 3π/GD रिप्रेजेंट्स, 3π/GD क्वांटिटी है जिसको हमको सैटेलाइट के टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखना है। अब यहाँ पर पे एक बात तुमको बता दूं पहले, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है। अब अगर हमें ये कहता है कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जस्ट अबव का मतलब ये होता है कि बहुत नज़दीक ही सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये जो उसकी हाइट है वो हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है। ये कहने का मतलब होता है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। h इज़ वेरी वेरी लेस देन RE, ये तुम्हारा है सैटेलाइट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हाइट की वैल्यू है, हाइट मतलब जो अर्थ के सरफेस से, सेंटर से नहीं, अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो लगभग नेग्लिजिबल है, रेडियस के कंपैरिजन में लगभग नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर भी जो सेंटर से डिस्टेंस होगा सैटेलाइट का, वैसे तो हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस में RE प्लस H होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये हाइट। जस्ट अबव कहने का मतलब ये होता है कि H इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो R विल बी RE। इस बात को ध्यान रखना। अब कई बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं, क्वेश्चन दिखा है बहुत आसान, मगर इन सब छोटी छोटी बातों का उनको मतलब केयर नहीं है। तो ये कंडीशन को थोड़ा समझना, ठीक है। जस्ट अबव का मतलब क्या हुआ। अब t का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, t इज इक्वल टू 2π²
आर क्यूब बाई जी एम, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ जो आर क्यूब है वो तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें अपने इस एक्सप्रेशन में डेंसिटी को लेकर के आना होगा। मास का यहाँ पे चर्चा नहीं है, मास का जिक्र यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो मास को हटाना है और डेंसिटी को लेकर के आना है। तो मास को हटाना है और डेंसिटी को लेकर के आना है, तो मास इज इक्वल टू, हम लोग अगर ये कैपिटल जी एज इट इज, मास को हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर ई क्यूब आर से कट जाएगा और 3 को भेज दिया जाए ऊपर, तो 2 पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 पाई एंड जी डी। 4 पाई जी डी हमें रूट के बाहर निकालना होगा, स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 3 4 पाई जी डी, 4 पाई पाई, तो यू गॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन जी डी। तो 3 पाई अपॉन जी डी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये जो चीज़ है वो टी स्क्वायर के इक्वल है, यही तुम्हारा आंसर है। अब तुम देख लो, समझ लो इस क्वेश्चन को करने में कितना वक्त लगना चाहिए, नॉट मोर देन 1 मिनट, 1 मिनट से कम में इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ प्रैक्टिस, कुछ फॉर्मूले की प्रैक्टिस, कुछ इन सब बातों की जानकारी कि किस कंडीशन में क्या होता है, हाइट ज़ीरो कहने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से काउंट करते हैं, उस डिस्टेंस में 2 चीज़ें होती है, एक रेडियस, दूसरा हाइट। जस्ट एबव का मतलब हाइट विल बी 0। बस इस बात को समझ में आ गया और सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, यू गॉट द आंसर इन लेस देन 1 मिनट। तो 44th की तरफ चलते हैं, डू इट फास्ट। चलो फाइनली एक क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से भी हमको मिल ही गया। अब इतना बड़ा सेक्शन है, से एक क्वेश्चन भी अगर ना आए तो फिर क्या कहना। तो स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ रखी है, एक सर्कुलर वायर के सेमी सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ रखी है, उसी को लेकर के एक कॉन्फ़िगरेशन दिया। ऐसे बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व किए हैं। स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है और ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। ये एक पॉइंट पी है जो सेमी सर्कल का सेंटर है, जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है आर। आई करंट का यहाँ से फ्लो हो रहा है, पहले ये करंट ए की तरफ गई, फिर ए से बी की तरफ गई, फिर बी से वापस। अब इस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसा कि प्रैक्टिस से सीखते हैं हम लोग कि जो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के वायर से, ये एक वायर हो गया, ये एक वायर हो गया, ये एक सेमी सर्कल है, इन सब की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उन सब का रिजल्टेंट डायरेक्शन के साथ। सारे ऑप्शन में डायरेक्शन की बात भी हो रही है, तो डायरेक्शन पे ध्यान रख रहे हैं। बट बिफोर दैट, मैग्नेटिक फील्ड हम सब जानते हैं कि फॉर्मूले से भरा पड़ा एक चैप्टर है, तो अच्छे से फॉर्मूले पता होने चाहिए, स्पेशली किस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अब स्ट्रेट कंडक्टर कई केस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पहचानना कि स्ट्रेट कंडक्टर के कौन से कंडीशन का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। सुनो ध्यान से, इस फिगर को देखते हैं पहले। सब फोकस करो सिर्फ इस हिस्से पे। अभी इसका एक एंड डॉटेड मतलब वी ऑल नो इनफाइनाइट पे जाएगा, और दूसरा एंड जो कि ए है इस पॉइंट पी के बहुत नज़दीक है। तो हम लोग एक केस पढ़ते हैं ना कि कंडक्टर का एक एंड इन्फिनिटी पर हो और दूसरा एंड पॉइंट के नज़दीक हो, एकदम पॉइंट के सामने सामने हो, तो वो वाले कंडीशन का फॉर्मूला यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ होगा। हम लोग 3-4 केस पढ़ते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें से ये वाला केस बन रहा है जिसमें वन एंड इज गोइंग टू इन्फिनिटी एंड अदर एंड इज नियर द पॉइंट। एक एंड इन्फिनिटी पर है और दूसरा एंड पॉइंट के नज़दीक है।
तो इस कंडीशन में अगर मैं B1 निकालूं तो B1 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर। इस केस का, इस पर्टिकुलर केस का ये फॉर्मूला होता है। रही बाय डायरेक्शन की, तो राइट हैंड पावर रूल हम सब पढ़ते आते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट P नीचे है, पुश करने पर कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। तो ये हो गया तुम्हारा क्रॉस, ठीक है। अब B2 निकाल लिया है। B2 मतलब इस सेमी सर्किल का, तो सेमी सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो सर्किल का होता है उसका आधा हो जाएगा। तो सर्किल का जो कंप्लीट सर्किल का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर। इसमें पाई नहीं होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर। ये कंप्लीट सर्किल का होता है, लेकिन सेमी सर्किल है तो इसका हाफ करना होगा। तो हाफ करना होगा तो 2 के बदले क्या हो जाएगा, 4। डायरेक्शन करंट यूं जा रही है, पॉइंट ये है, पुश करने पर बाहर की तरफ, दैट इज डॉट, ठीक। और देन आफ्टर B3 मतलब ये वाला केस। तो ये वाला केस इस वाले केस के सिमिलर है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर। रही बाय डायरेक्शन की, तो ये करंट है, ये करंट ऐसे जा रही है, पॉइंट ये है, पुश करने पर अंदर, मतलब क्रॉस। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पार्ट्स का। नेट फील्ड निकालने के लिए B इज इक्वल टू हमें B1 प्लस B3, जो कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड कर लो, एंड माइनस B2, ठीक है। तो इन सब में हमें बहुत कुछ कॉमन मिलेगा। इन सब में B1 में, B3 में, B2 में म्यू नॉट I 4R कॉमन है, तो म्यू नॉट I 4R कॉमन ले लिया, ठीक है। तो B1 प्लस B3 में 1 बाई पाई प्लस 1 बाई पाई कितना बचेगा, 2 बाई पाई, और माइनस B2, तो B2 में क्या बचेगा, ओनली 1, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 बाई पाई माइनस 1। तो 2 बाई पाई माइनस 1 में हमारे दोनों आंसर है, एक ये वाला भी, एक ये वाला। अब घबराना मत, हमने इन दोनों में से इसको माइनस किया है, तो रिजल्टेंट जो होगी वो क्रॉस आएगी। लेकिन अगर मैं इस 2 पाई माइनस 1 को 1 माइनस 2 पाई बनाऊँ, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2 बाई पाई। अगर नेगेटिव में कॉमन ले लो तो नेगेटिव का मतलब क्रॉस का उल्टा, तो क्रॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, डॉट। तो ये मैं नेगेटिव हटाऊं और यहाँ पे लगा दूं डॉट, तो डॉट का मतलब बाहर की तरफ। तो अवे फ्रॉम द पेज, म्यू नॉट I 4R 1 माइनस 2 पाई अवे फ्रॉम द पेज, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है, इन तीनों में से जो वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे 45th की तरफ, डू इट फास्ट। ओके, तो अब 45th क्वेश्चन जो रे ऑप्टिक्स से खुल लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हमको दिए होते हैं और उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको निकालना होता है। अब इस क्वेश्चन को पहले फिगर समझते हैं, फिगर से ही क्वेश्चन क्लियर होगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में दिखाई दे रहा है, और उसके दोनों बाजू पे देखो, इधर और इधर एक प्लेनो कॉन्केव शेप का लेंस बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देख रहा है, ये प्लेनो कॉन्केव, इधर भी प्लेनो कॉन्केव, और बीच में है एक कॉन्वेक्स लेंस। तो 1 2 3 प्लेनो कॉन्केव, कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव। ये प्लेनो कॉन्केव जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। ये कॉन्वेक्स लेंस जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए 20 सेंटीमीटर।
जब तक नहीं कहेगा हमें मान के चलना है कि जो कॉम्बिनेशन है ये एयर में रखा हुआ है, तो एयर इज़ द यूनिवर्सल मीडियम। तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, कभी कभी नेचर या पावर हमको एयर में निकालनी है। तो ऐसे कंडीशन में जो फॉर्मूला हमको यूज़ करना होता है वो ये होता है कि इसमें 3 लेंसेज हैं, 1 2 3। इन तीनों की अलग अलग फोकल लेंथ हमको निकालनी होती है और उसके बाद फिर 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 इस फॉर्मूले को यूज़ करना होता है। बट उसके पहले f1 f2 f3 इन तीनों लेंस की फोकल लेंथ हमको पता होनी चाहिए। उसमें से देखो यार, ये जो f1 और f3 है वो तो आइडेंटिकल लेंस है ना, आर भी सेम है, नेचर भी सेम है और मीडियम भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। तो f1 और f3 विल बी सेम क्योंकि दोनों तरफ आइडेंटिकल लेंस है। हाँ, अगर कर्वेचर डिफरेंट होता, ये आर कुछ और होता, ये आर कुछ और होता, तो फिर दोनों लेंस का ये f1 f3 भी डिफरेंट होता। बट ऐसा नहीं है, तो f1 f3 आर आइडेंटिकल लेंस, एक का निकालोगे दूसरा अपने आ जाएगा। तो इन दोनों का फाइंड करना होगा, कॉन्वेक्स लेंस का फाइंड करना होगा, फिर इस फॉर्मूले हमको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। f1 की बात करते हैं पहले। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम सब जानते हैं, μ2/μ1 -1 या n लिखा है तो n के फॉर्म में लिख लो, n2/n1 -1 1/r1 -1/r2। जहाँ n2 क्या होता है, उस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n1 क्या होता है, मीडियम का। तो सिर्फ इस लेंस को फोकस करना है, ये जो प्लेनो कॉनकेव दिखाई दे रहा है सिर्फ इसको फोकस करो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, मीडियम एयर में निकालना है -1। जो प्लेन सरफेस होता है उसका आर कितना होता है, इन्फिनिट, हमेशा देखना। तो r1 इज़ 1/∞ और r2 का r दिया है 20, तो दिस इज 20, इस तरफ बन रहा है तो +20। ठीक है, तो 1.6 -1 किया तो 0.6 -1/20। ठीक है, तो यहाँ से f1 निकालेंगे तो -100/3 सेंटीमीटर। तो जो प्लेनो कनकेव, भाई कनकेव लेंस है, नेगेटिव तो आई गई। तो जो प्लेनो कनकेव लेंस है ये और ये, इन दोनों जो कि आइडेंटिकल थे, दोनों की फोकल लेंथ आ गई है -100/3 सेंटीमीटर। अब बचा बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस, इसको लेते हैं हम लोग अब। तो अगेन 1/f इज इक्वल टू n2/n1। n2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एयर में है तो 1 -1 1/r1 जो कि 1/20 पॉजिटिव होगा, -1/r2 इधर बना तो नेगेटिव -20। तो 1/f कितना आएगा, 1.5 -1 0.5, 1/20 प्लस 1/20 2/20 यानी कि 1/20। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, +20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों के हमको फोकल लेंथ मिल गए। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 1/f1, f1 कितना निकाला, -100/3 प्लस f2 कितना निकाला, 1/20 प्लस f3 कितना निकाला, -100/3 -100/3। ठीक है, ये तीन ऊपर गया तो 3/100 प्लस 1/20 -3/100, 100 लिया मैंने इनका LCM। तो -3 प्लस 5 -3 -1/100, देयरफॉर f becomes -100 सेंटीमीटर। तो -100 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। अच्छा, नेगेटिव आने का मतलब कि इस लेंस का जो नेचर होगा वो डाइवर्जिंग होगा,
इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी आता है कि भाई जो कॉम्बिनेशन है वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, तो ठीक है क्या करना है इसमें, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया मतलब डाइवर्जिंग किस्म का लेंस है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन में नहीं काउंट होगा इसका, सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे केस में कैसे लेंस की पहचान करते हैं। प्लेनो कॉन्केव, बाई कॉन्वेक्स एंड अगेन प्लेनो कॉन्केव। 46 की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। अब अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कर रहा है कि दो लेंस को कंबाइन किया गया है, टू थिन लेंसेस आर ऑफ सेम फोकल लेंथ। इस बात को देखना कि ऑफ सेम फोकल लेंथ है f, बट वन इज कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स है एंड अदर इज कनकेव, ठीक है। हेलो, when they are placed in contact with each other the equivalent focal length will be, उसी फॉर्मूले पर होगा जो अभी सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। तो दो लेंस हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, लेकिन उनमें से एक ठहरा कॉन्वेक्स और दूसरा ठहरा कॉनकेव। तो जब भी इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ को साइन के साथ लेते हैं, तो दोनों की फोकल लेंथ है सेम, तो 1/+f एंड प्लस 1/-f। तो ये तो वैल्यू आ जाएगी 0, तो 1/f इज इक्वल टू आ गया 0, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका ये भी मतलब हुआ कि पावर क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि अगर तुम दो लेंस यूज़ करो, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, जिनकी फोकल लेंथ सेम है, तो इनका जो पावर होगा वो 0 होगा। पावर 0 का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो उसमें डेविएशन पैदा नहीं कर पाएगा ये कॉम्बिनेशन उस रे ऑफ लाइट में कोई भी विचलन डेविएशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। पावर ही 0 है तो कहाँ से डेविएट कराएगा, एंड पावर 0 होगा तो फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब मैं नहीं कहूँगा कि आसान है कि डिफ़िकल्ट है, तुम खुद जज करके बताना कि ईजी है कि डिफ़िकल्ट है। 47 के चलेंगे, डू इट फास्ट। फाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड से एक क्वेश्चन और देखो हमको मिलता है, लॉरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन करेंट करिंग कंडक्टर, हम लोग पढ़े हैं, उसी फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होता है वो देखो ये वाला फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। हम सब इस फॉर्मूले को पढ़ा है, ठीक है, कि एक करेंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर कितना फोर्स लगता है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B होता है। अब क्यों वेक्टर फॉर्म की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं कह रहा है कि अ वायर कैरिंग करेंट I along पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज़ लेंथ L, यहाँ तक तो ठीक है। इट इज़ केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमको बच्चों वेक्टर फॉर्म में दी है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में है तो ये एक सेंस आ रहा है कि यार वेक्टर फॉर्म ही कहीं इसका यूज़ ना हो, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ही यूज़ किया जाए, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। तो और याद रखना कि यहाँ पर लेंथ को वेक्टर फॉर्म में रखना होगा, और लेंथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो लेंथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो L इज इक्वल टू L इंटू आई कैप हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया ही है, लगा दे हम लोग फॉर्मूला। तो फोर्स F इज इक्वल टू आई को बाहर कर लिया और अंदर जो होगा L आई कैप है ना, क्रॉस B की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप।
ठीक है। अच्छा, अब इस आई और इस आई में कंफ्यूज मत हो रहा। अच्छा, ये आई हमें कैपिटल आई दिया है तो हम लोग कैपिटल आई ही लिख दे, कंफ्यूजन ना हो। अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़िए हम लोग, आई क्रॉस आई 0 होता है, तो ये टर्म तो हो गया 0। और आई क्रॉस ये एल इंटू 3, ये क्या हो गया 3l, ब्रैकेट में आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे पूरा करके दिखा रहा हूँ। चलो, देन एल इंटू -4, तो -4l आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आई, अंदर बचा 3l आई क्रॉस जे बच्चों के बराबर होता है, और -4l और आई क्रॉस के -j के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, आई 3l के कैप प्लस 4l जे कैप। तो फोर्स का एक कंपोनेंट है के कैप में और दूसरा कंपोनेंट है जे कैप में, तो दोनों कंपोनेंट के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा होगा। तो एफ का जब मॉड निकालोगे तो आई तो बाहर रहेगा ऐसे, बाकी √a² प्लस b², तो 9l² प्लस 16l², 25l², और बाहर निकल के 5li, तो 5li इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान भी कह सकते हो, मॉडरेट भी कह सकते हो क्वेश्चन को। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी होगी इस क्वेश्चन में कि ये हम तुरंत समझ सके तो अच्छा होगा कि हमको फोर्स का वेक्टर फॉर्म यूज़ करा जाए, क्योंकि मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म में है और लेंथ को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके हिसाब से। और थोड़ा सा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का अगर फॉर्मूला पता होगा, तरीका पता होगा, तो बहुत मुश्किल सवाल ये नहीं होगा, ठीक है। तो 5il इज़ द राइट आंसर। चलेंगे 48 की तरफ, डू इट फास्ट। चलो, फाइनली क्वेश्चन 1 डायमेंशन मोशन से हमको मिल गया, ठीक है। 1 डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सलेशन पर ये क्वेश्चन देखो है। हालांकि इस क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी नहीं है, लिखा ज़रूर होना चाहिए, वो बताऊंगा मैं क्या इसमें लिखा होना चाहिए। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी, मतलब कहने का ये हुआ कि एक लकड़ी का ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर शेप में है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से एक बुलेट को मैंने फायर किया है और वो बुलेट इस ब्लॉक की तरफ बढ़ता है u वेलोसिटी से, और इसके अंदर घुसता है और इसको पेनिट्रेट करता है, ठीक है। व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक के अंदर along its length, velocity becomes u/3। जब ये बुलेट इसको पेनिट्रेट करेगा तो जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, वो उसको स्लो करेगा, रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ एंटर तो बुलेट ने किया विथ वेलोसिटी ऑफ कोर्स u, लेकिन जब वो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u/3। तो एंटर करने से अंदर जाने तक जो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस दौरान स्पीड u से घट करके u/3 हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ इसको लिखा होना ज़रूरी था, जो मेरे हिसाब से अगर नहीं है तो बात गड़बड़ हो सकती है, बट कॉमन सेंस लगाकर यूज़ कर सकते हो। मगर लिखा होता है मोस्ट क्वेश्चंस में, क्या, एज्यूम दैट द ब्लॉक ऑफर्स अप्लाई कांस्टेंट रिटार्डेशन। हमको एज्यूम करना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो लकड़ी का तख्ता है, ब्लॉक है, वो कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफर करता है, ये लिखा होना चाहिए था, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर कराएंगे द बुलेट फर्दर पेनिट्रेट्स, अभी u/3 हुआ है, स्टॉप थोड़ी हुआ है, तो फर्दर घुसेगा अंदर, एंड कम्स टू रेस्ट एट अदर एंड, जो दूसरा एंड है यहाँ पर आकर के बुलेट
फिनिश, रेस्ट में आ गया। द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इस ब्लॉक की जो टोटल लेंथ है वो ज़रा बतानी है कितनी होगी। तो टोटल लेंथ में ये तो 24 पता ही है। अगर हम लोग ये पता कर ले कि u से u/3 होने में 24 चला, तो u/3 से 0 होने में कितना चलेगा पता कर ले, 24 में ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो आंसर 24 से ज़्यादा ही होगा। ये जो ऑप्शन दिया है कोई ये नॉनसेंस ऑप्शन, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात जो मैंने कहा कि जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन ऑफर कर रहा है, वो कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन हमको पहले निकालना होता है। सबसे पहला काम डी एक्सेलेरेशन जो ऑफर करेगा वो निकालो, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो डी एक्सेलेरेशन है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक आने में u/3 का स्क्वायर u स्क्वायर बाई 9, इनिशियल कितना था u स्क्वायर माइनस 2a 24 सेंटीमीटर में यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 48a इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 9, तो कितना हो जाएगा 8u स्क्वायर बाई 9, 6 टाइम्स कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा u स्क्वायर बाई 9 6 जा 54। ये हमको मिल गया डी एक्सेलेरेशन जो ब्लॉक ऑफर कर रहा है बुलेट को। अब यहाँ से यहाँ तक में आ जाओ, अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s डैश कर दो, रेस्ट में आ गया तो 0, ये इनिशियल है तो u के बदले ये लोगे। अब यहाँ से यहाँ लगा रहा हूँ तो u स्क्वायर बाई 9, 2a की वैल्यू है u स्क्वायर बाई 54 इंटू s डैश। तो ये काट दूँ मैं, तो u स्क्वायर s डैश बाई 27 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो u स्क्वायर कैंसल्ड आउट, 9 3 जा 27, तो s डैश कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो 3 ये और 24 ये, तो लेंथ कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो मेन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ऐसे क्वेश्चन में जो भी मीडियम है, जो भी रिटार्डेशन ऑफर करेगा वो हमको पहले पता होना चाहिए। वो पता लगा लो एक केस से, दूसरे केस में उसको यूज़ कर लो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एकदम ये सिंपल सी टेक्निक है। बहुत क्वेश्चन तुमको मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 49 की तरफ चलते हैं। डू इट फास्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से क्वेश्चन लिया गया जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, 3 और 3 इसका हाफ डिस्टेंस है। सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट P है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब देखो तुमको एक कंफ्यूज कर दिया जानबूझ करके, कहाँ है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन पॉइंट P पर पोटेंशियल इस डाइपोल का ना निकाल करके हमें अलग अलग निकालना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? कारण ये है कि ये पॉइंट देखो बहुत नज़दीक है, ये 5 है, ये 3 है, तो डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा होता है तो डाइपोल ना मान करके अलग अलग ही सॉल्व करना चाहिए। हाँ, डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो तुम उस पूरे सिस्टम को एक डाइपोल मान के निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल अगर निकालना हुआ तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, के क्यू बाई यहाँ से यहाँ तक जो हमें डिस्टेंस प्लस क्यू चाहिए, ये 3 है, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2। तो 2 सेंटीमीटर मतलब जो पॉइंट P है वो वहाँ नहीं है, पॉइंट P में वहाँ थोड़ा सा गलत बना रहा हूँ, एक्सिस पर ही है, और ये डिस्टेंस 5 है और पॉइंट जो है वो यहाँ पर पे है, ठीक है, एक्सियल पॉइंट है P। कुछ इस तरीके से समझना, पॉइंट P वहाँ होगा तो बात बदल जाएगी ना, फिर वैसे फिर हो जाएगा, वो डिस्टेंस चेंज कर जाएगी, ठीक। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, और प्लस के माइनस क्यू, ये डिस्टेंस कितनी होगी 3 प्लस 5 8 सेंटीमीटर। तो के क्यू बाई
2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 माइनस के क्यू बाई 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। हमें आंसर 10 टू पावर 2 के फॉर्म में देना है, तो ये हो गया तुम्हारा के क्यू बाई 2 माइनस के क्यू बाई 8 इंटू 10 टू पावर 2 को कर लो ऊपर, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/8 के क्यू इंटू 10 टू पावर 2। तो 10 टू पावर 2 फॉर्म तो वहाँ लिख ही दिया है, तो आंसर कितना होगा 3/8 क्यू के इज़ द आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। चलेंगे इस ईयर के 2023 के 2023 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डू इट फास्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया इस पेपर का 2023 PYQ सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है। मोशन अंडर ग्रेविटी से फाइनली क्वेश्चन को मिल गया है। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, ठीक है। एक नदी है और यहाँ पर पे एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, ठीक है। ऐसे एक ब्रिज है, इस ब्रिज पर कोई एक बॉय है जो खड़ा है और एक स्मॉल बॉल को ये ऊपर की तरफ फेंकता है विथ 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाटर सरफेस पे आके गिरेगा। इस प्रक्रिया में टोटल समय जो लगा वो कितना लगा 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ ब्रिज इस ब्रिज की हाइट निकालनी है। बहुत क्वेश्चन की है। अगर 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका है तो इसको यहाँ तक जीरो होने में 0.4 सेकेंड लगेगा अगर G10 लिया जाए तो। फिर वापस यहाँ पर आने में जहाँ से फेंका गया है वो 0.4 समय और ले लेगा और स्पीड पहले घटेगी 4 से 0 फिर 0 से 4। तो जब वापस वो ब्रिज तक पहुँचेगा तो फिर उसकी स्पीड होगी 4 मगर नीचे की तरफ। अब पूरा समय कितना खर्च हो गया 0.8 सेकेंड खर्च हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो समय है वो कितना होगा 4 माइनस 0.8 यानी कि 3.2 सेकेंड। तो ये जो हाइट गिरने का समय है वो 3.2 सेकेंड है और स्टार्ट किया है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो अगर फॉर्मूला यूज़ किया जाए H इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। तो u कितना लेंगे 4 टाइम इज़ 3.2 प्लस 1/2 G इज़ 10 एंड 3.2 का होल स्क्वायर। तो 3.2 अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से तो क्या आएगा 4 प्लस 1/2 10 इंटू 3.2। तो 1.6 इंटू 10 16 प्लस 4 20। तो 3.2 इंटू 20 किया तो कितना आ गया 64 मीटर इज़ योर राइट आंसर। देख लो मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा थॉरली कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है। उस चीज़ को ध्यान रखोगे तो 1 मिनट में ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली PYQ 2023 वी हैव डन इट, ठीक है। देखो लेवल को समझो, चैप्टर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको समझो कि वेटेज किसका कितना है, तभी हम लोग PYQ को अच्छे से सॉल्व करके उसके मैक्सिमम बेनिफिट को ले सकेंगे। तो फिर मिलेंगे इस क्लास में 2022 की PYQ को सॉल्व करेंगे। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।